अस्सलाम, आज हमें डिस्कस करना है थायराइड डायूरेटिक्स। थायराइड डायूरेटिक्स जो है ये वाइडली यूज्ड डायूरेटिक्स है और ये जो है एफिकेसी जो है इनकी हाइपरटेंशन के लिए जस्ट इसलिए नहीं है कि ये एज डायूरेटिक इफेक्ट शो करेंगे, मतलब ये यूरिन को डाइल्यूट करवाएंगे तो जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, बट ड्यू टू दैट टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी कम करेंगे। विद टाइम जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस को ये कम करेंगे और फिर रेजिस्टेंस वो जो कम रेजिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगी। ऑल तो ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हैं, बट कुछ जो लोग होते हैं उनको सल्फामेथॉक्साजोल जो सल्फोनामाइड ड्रग्स है उससे हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, तो इससे जो है ऐसा कोई इशू नहीं होता थायराइड डायूरेटिक से। अच्छा, इस क्लास की जो सारी की सारी ड्रग्स हैं ना वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे ही एक्ट करेंगी। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है, उसको ब्लॉक करना होता है। ठीक है, अब वो जो सारी की सारी ड्रग्स हैं वो आपस में डिफर करती हैं ओनली इन पोटेंसी। ठीक है, उनके जो मैक्सिमम डायूरेटिक इफेक्ट है वो सेम रहता है। दूसरा ये लो सीलिंग डायूरेटिक है। लो सीलिंग मतलब इनका मतलब है कि अगर जो नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज है उससे हम इसकी जो डोज है थोड़ी सी बढ़ाएं, ठीक है, तो ये कोई फर्दर डायूरेटिक रिस्पॉन्स शो नहीं करते। ठीक है, उतना ही करते हैं। फिर हम इस क्लास की ड्रग्स जो है उसको देख लेते हैं। इसमें हमने पढ़ना है क्लोथायाजाइड। क्लोथायाजाइड जो है वो ओरली एक्टिव थायाजाइड है। ठीक है, पहली जो ड्रग है इस क्लास की क्लोथायाजाइड। फिर हमारे पास हाइड्रोक्लोथायाजाइड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोथायाजाइड और क्लोथैलिडोन, अब ये जो है ना ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब क्लोथैलिडोन का ये एडवांटेज है क्लोथायाजाइड से कि इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है ना वो बेटर है। ठीक है, और इसकी पोटेंसी भी इससे 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोथायाजाइड जो है उसकी पोटेंसी जो है क्लोथायाजाइड से ज़्यादा है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोथायाजाइड जो है इसकी पोटेंसी ज़्यादा है, तो इसकी जो डोज है ना वो कम रिक्वायर्ड होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोथायाजाइड। ठीक है, लेकिन एफिकेसी जो है वो सेम रहती है। अब इसकी पोटेंसी ज़्यादा है, मतलब ये कम डोज के अंदर ना वही अफेक्ट शो करेगा जो, अब लेट्स सपोज इसका अगर हम 10 mg देते हैं उसका 20 mg देते हैं, तो ये 10 mg में वही अफेक्ट शो करेगा जो क्लोथायाजाइड जो 20 mg में करेगा। सो ये पोटेंट ज़्यादा है। इसके अलावा इस क्लास में जो जो ड्रग्स हैं ना क्लोथायाजाइड और हाइड्रोक्लोथायाजाइड को छोड़ के क्लोथैलिडोन, डापामाइड, मिटोलाजोन, ये थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स इनको हम कहेंगे। और ये जो है ना ये ओरिजिनल थायाजाइड डायूरेटिक्स, इनको थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स कहेंगे क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से। अब इन तीनों के अंदर जो है ना इन दोनों में इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर में इनके स्ट्रक्चर में बेंजोथायाडायजीन होता है केमिकल स्ट्रक्चर में, हाइड्रोक्लोथायाजाइड में और क्लोथायाजाइड में। और इनके अंदर जो है ना दे लैक द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेंजोथायाडायजीन केमिकल स्ट्रक्चर। ओके, फिर हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए ना डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सेल को समझना जरूरी है। अब हमारी जो किडनी है ना, नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली में सोडियम क्लोराइड, नॉर्मली जो है ना हमारी डिस्टल कन्वोलेटेड सेल में सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर जो है ना ये यहाँ पे ना नॉर्मली एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जाती है सोडियम की और क्लोराइड की और पोटेशियम की। ठीक है, इस सोडियम की और क्लोराइड की। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है यूरिन से ल्यूमेन से। ठीक है, और फिर ब्लड में यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है जो ना सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में, और पोटेशियम जो है ना वो सक्रीट करता है। उसके लिए मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी, यहाँ से। यस, अच्छा ये देखें, ये नॉर्मल फंक्शन हो रहा है टीसीटी का, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है ये ल्यूमिन यूरिन से सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सोडियम रीअब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम में यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पड़ा होता है, एक्टिवली वो इस तरह करेगा, सोडियम को ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लेगा और पोटेशियम को ल्यूमिन में सक्रीट कर देगा। ये बात आपको समझ आई है? अच्छा, और फिर सेकेंडली यहाँ पे कैल्शियम का ट्रांसपोर्टर भी प्रेजेंट है। कैल्शियम जो है ना वो रीअब्जॉर्ब होती है और कैल्शियम फिर ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बदले में सोडियम जो है वो एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन है, यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना, जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, उस कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन वो रेगुलेट कर रहा होता है।
अब आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे ना ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, तो सोडियम जो है ना, सोडियम इंट्रासेलुलर, यहाँ पे सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो क्या करेगी, वो फॉल करेगी, ठीक है। सोडियम कम होगा, सोडियम कम होगा ना, तो ये एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम को लॉस करेगा, सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए, सो पोटेशियम लॉस भी साथ में होगा। आपको ये बात समझनी है, ठीक है। अब जब ये थायराइड डायूरेटिक्स को ब्लॉक कर देंगे, जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम इंट्रासेलुलरली कम होगा, इंट्रासेलुलर कम होगा, तो ये एटीपेस जो है पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पोटेशियम का लॉस होगा, ताकि सोडियम जितना है वो रीअब्जॉर्ब हो, और ये जो है ना साथ में हाइपोकैलेमिया भी कॉज करता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, ये इनहिबिट करता है इस ट्रांसपोर्टर को डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थायराइड डायूरेटिक को एक्ट करने के लिए ना हमारी किडनी में एक्सक्रीट होना ज़रूरी होता है, वो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, जैसे हमने कल पढ़ा था ऑर्गेनिक एसिड सेक्रेटरी सिस्टम और ऑर्गेनिक बेस सेक्रेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो इसका जो है ना एक स्क्रीट होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो अगर किडनी जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा तो थायराइड का फंक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किडनी में स्क्रीट ही नहीं होगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। जिस तरह अगर हम यहाँ पे ये पढ़ें कि इसकी एफिकेसी कम हो जाती है अगर हम साथ में एनसेड्स और इंडोमेथासिन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसेड्स और इंडोमेथासिन जो है ना प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में इसके साथ कम्पीट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड सेक्रेटरी सिस्टम एक्सक्रीट होने के लिए, तो इसकी एफिकेसी कम हो जाती है। वेल ये काम करता है, थायराइड डायूरेटिक्स हमारी किडनी में काम करते हैं जब तक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ना 30 मिलीलीटर पर मिनट से भी कम हो, तब तक जो है ये काम करते हैं, ये इफेक्टिव होते हैं। अब लेकिन इस लेवल पे आकर ना हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमें जो है स्विच करना पड़ता है थायराइड डायूरेटिक से लूप डायूरेटिक पे, ठीक है। और फिर हम फर्दर जो है ना एक्शंस देखेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसके एक्शन में है कि एक्सक्रीट करता है सोडियम और कैल्शियम को, ठीक है। ये जिस तरह अभी मैंने आपको ट्रांसपोर्टर जो है वो समझाया है, ये देखें यहाँ से इसने हमारे सोडियम और क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देना, तो ऑब्वियसली ये सोडियम और क्लोराइड जो है एक्सक्रीट आउट करेगा। अच्छा, अब ना यहाँ पे जो है ना यूरिन एक्सक्रीट करेगा सोडियम और क्लोराइड, एक्सक्रीट करेगा तो हाइपर ऑस्मोलर यूरिन बनेगा। अब ये जो हाइपर ऑस्मोलर यूरिन बनता है, कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है, ये इफेक्ट बहुत यूनिक है इसका थायराइड डायूरेटिक का, ये बाकियों में नहीं होगा। हाइपर ऑस्मोलर यूरिन क्यों बनता है? क्योंकि सबसे पहली कॉज तो ये है कि जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का सेल है ना वो वैसे इम्पर्मिएबल होता है पानी का, वाटर से वो वैसे ही इम्पर्मिएबल होता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ये डिक्रीज करेगा यूरिन में कैल्शियम की एक्सक्रीशन, प्रोमोटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। वाई? अभी हमने पढ़ा है कि सोडियम और क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड के जो ट्रांसपोर्टर है इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। इंट्रासेलुलर सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, मैं आपको बताया ना, इसको ब्लॉक कर देगा और इंट्रासेलुलर सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। अब कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे ब्लड में सोडियम का लॉस होना ज़रूरी है, सोडियम का होना ज़रूरी है, तो इंट्रासेलुलर सोडियम ही कम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर सोडियम ही कम प्रेजेंट है, तो कैल्शियम जो है इंट्रासेलुलर सोडियम का जो लेवल है वो फॉल करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम जो है ना वो ब्लड में एक्सक्रीट आउट होगा, राइट। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हमने ये डिस्कस किया ना एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें ये है कि हाइपर ऑस्मोलर यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होती है क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूटिंग जो कैपेसिटी है ना डीसीटी की, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की, कम है। मतलब यहाँ पे पानी की जो यहाँ पे जो वाटर की परमेबिलिटी है वो वैसे ही कम है, ठीक है। ये इसका यूनिक इफेक्ट है। फिर डिक्रीज यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन, ठीक है। डिक्रीज यूरिनरी, यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया है ना कि जैसे ये सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर है, राइट, यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाएगा तो सोडियम इंट्रासेलुलरली कम अवेलेबल होगा, ठीक है। तो कैल्शियम जो है ना यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता रहेगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है।
और इन टर्न हमें पता है कि सोडियम का लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूमिन में प्रेजेंट होगा यूरिन में, और ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है ना वो रिअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा इफेक्ट जो है वो कंट्रोल करने वाले ही पैराथायराइड हार्मोन ही है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसका इफेक्ट है डिक्रीज टोटल पेरिफेरी रेजिस्टेंस। अब ये डायूरेटिक इफेक्ट शो करेगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा इनिशियली, तो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली अपनी बेस लाइन पे आ जाएगा, और फिर टाइम टू टाइम ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को परसिस्ट करेगा, जो हमारी वेसल्स की रेजिस्टेंस है ना और टोटल पेरिफेरी रेजिस्टेंस वो कम हो जाएगी कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद। फिर हम जो है इसके थेरेपेटिक यूजेस देखते हैं। थेरेपेटिक यूजेस में जो है ना हम जो है हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। ये सबसे पहले हमने देखना हाइपरटेंशन में मीन्स जो है ट्रीटमेंट का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है, कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं और टॉलरेट भी हो जाते हैं, वेल टॉलरेटेड हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है इससे डेली डोज जो है थायराइड का, अब दो पेशेंट को क्लोरथैलिडोन का दो, तो उससे उसका कंट्रोल रहता है बीपी। ठीक है, और डेली एक ही डोज देनी होती है बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टाइम हाफ लाइफ। ठीक है, और इसके बाद जो है हार्ट फेलियर में आपने एक बात याद रखनी है कि हार्ट फेलियर में हम ना डायूरेटिक्स की कोई क्लास देते हैं तो वो लूप डायूरेटिक को देते हैं एज अ मतलब ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है ना लूप डायूरेटिक कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करते हैं। थायराइड डायूरेटिक हम इस शर्त पर ऐड करेंगे कि अगर पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या रेजिस्टेंस शो कर रहा है लूप डायूरेटिक से। ठीक है, फिर जब हम लूप डायूरेटिक और थायराइड को इकट्ठा देते हैं ना तो आप हाइपोकैलेमिया को ज़रूर साथ में मॉनिटर करना है, क्योंकि थायराइड डायूरेटिक भी पोटेशियम को लॉस कराते हैं और लूप डायूरेटिक भी हाइपोकैलेमिया कॉज कराते हैं। ये लूप डायूरेटिक इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और जो हम थायराइड डायूरेटिक लूप डायूरेटिक के साथ ऐड करवाते हैं एज एन एड ऑन ट्रीटमेंट इन हार्ट फेलियर, वो मिटोलाजोन है। ठीक है, बाय द वे पहले पास्ट में ऐसा होता था कि थायराइड डायूरेटिक्स, और अगर आपने लूप डायूरेटिक इकट्ठा देना है ना तो थायराइड को लूप से 30 मिनट पहले देते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी साइट ऑफ एक्शन पे थायराइड डायूरेटिक पहुंच सके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, बाय द वे इसमें कोई करंट एविडेंस अभी प्रेजेंट नहीं है। फिर ये हाइपरकैल्सीयूरिया को ट्रीट करता है। हाइपरकैल्सीयूरिया को क्यों ट्रीट करता है? हाइपरकैल्सीयूरिया में जब यूरिन के अंदर जो है ना कैल्शियम की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, बिकॉज अब ना क्यों ये कैल्सीयूरिया को ट्रीट करेगा, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएंगे और यूरिन के अंदर जो है कैल्शियम की एक्सक्रीशन जो होती है वो कम करते हैं। ठीक है, डायबिटीज इंसिपाइटिस को ट्रीट करते हैं। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपाइटिस नेफ्रोजेनिक तब होती है जब हमारी किडनी जो है बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस होता है, इसका वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और एडीएच को जो है ना किडनी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। तो डायबिटीज इंसिपाइटिस से अगर ट्रीट करेंगे तो हाइपर ऑस्मोलर यूरिन प्रेजेंट होगी। अगर यूरिन पहले 11 लीटर पर डे प्रोड्यूस हो रही थी तो वो उसका वॉल्यूम कम हो गए 3 पे आ जाएगा। फिर हम इसकी थोड़ी सी काइनेटिक्स देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने ये पता करना है कि ये ओरली इफेक्टिव है, मोस्टली इनकी बायोअवेलेबिलिटी 60 से 70% है क्लोथाइजाइड के अलावा। क्लोथाइजाइड जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए इसको आईवी लगाते हैं। ठीक है, और हाफ लाइफ जो है ना इनकी प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब 10 to 15 आवर्स तक रहती है। ठीक है, और एक्सक्रीशन वैसे तो ये सारी की सारी जो है ना एक्सक्रीट होती हैं अनचेंज इन यूरिन, लेकिन हेपेटिक इन डापामाइटिन सबसे यूनिक ऐसे है एक्सक्रीशन में कि इसकी जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है और ये दोनों रूट से, बिलियरी एंड प्रीनल रूट दोनों से जो है वो एक्सक्रीट आउट होगी। फिर हम जो है ना एडवर्स इफेक्ट्स देख लेंगे। एडवर्स इफेक्ट्स में हमने ये देखना है कि हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है। हाइपोकैलेमिया कैसे कॉज कराता है, मैंने आपको ये अभी हमने ये डिस्कस किया कि सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर उसको ब्लॉक करता है, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को लॉस कराएगा ताकि वो इंट्रासेलुलर जितना भी प्रेजेंट है उसको ब्लड में रीअब्जॉर्ब करा पाए। तो इससे जो पोटेशियम का जो लॉस होता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया कॉज कराएगा। अब हमारी बॉडी के अंदर जब पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो और
वाटर जो कम होगा तो ऑब्वियसली ADH सिक्रीट होगा उसके रिस्पॉन्स में। नॉर्मली ADH सिक्रीट होता है ना, तो ADH सिक्रीट होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट, उसमें कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल में डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद। तो ADH की सिक्रीशन की वजह से भी वो जितना भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो वैसे भी डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कॉज कराता है, क्योंकि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है तो सोडियम वैसे ही कम हो जाता है, सोडियम की कंसनट्रेशन वैसे ही कम हो जाती है। डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ द किडनी बढ़ जाती है ना, डायूरेसिस होता है, यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट प्रोड्यूस हो रही होती है, तो बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। ठीक है, पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हाइपोवोलीमिया कॉज कराता है ऑब्वियसली जब ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा कम करा देगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बहुत ज़्यादा डायूरेटिक बहुत ज़्यादा कम करा दे तो इट विल लीड टू हाइपोवोलीमिया। हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल ब्लड में जो होता है वो बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है पीछे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, पोटेशियम का लॉस हो जाता है ना, एक मैकेनिज्म है कि इंसुलिन की सिक्रीशन के लिए पोटेशियम आयंस का होना जरूरी है, तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है बॉडी में। हाइपोकैलेमिया हो जाता है तो इसका रिलीज जो होता है इम्पेयर्ड होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। हाइपरयूरेसीमिया, मैंने आप पहले बताया था प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में थायराइड डायूरेटिक है ना, किडनी पे अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो वो जो है वो रिलीज होता है किडनी में प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, ऑर्गेनिक एसिड सेक्रेटरी सिस्टम में, वहाँ पे इसका कंपटीशन होता है यूरिक एसिड के साथ, यूरिक एसिड थायराइड डायूरेटिक। अब थायराइड डायूरेटिक जो है वो ज़्यादा सिक्रीट हो और मतलब हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज तो थायराइड डायूरेटिक जो है इसकी जो एक्सक्रीशन है ऑटोमेटिकली कम करेगा तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा, ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा तो इट विल लीड टू गाउट। ठीक है, तो वो वाले पेशेंट जिनको ऑलरेडी यूरिक एसिड का इशू है, यूरिक एसिड उनके ब्लड में ज़्यादा है या उनके RFTs ठीक नहीं है, तो उनको ये ड्रग प्रिवेंट करनी चाहिए। ठीक है, बाकी कल इंशाल्लाह लूप डायूरेटिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।